So we will start today's session. I have already shared a PDF by email. Now we will open in electronic devices. First, we will discuss the terminology used in electronic devices, such as thermal voltage. What is thermal voltage? Thermal voltage is denoted by a VT and its value is KT by Q, known as वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर. बेसिकली क्या होगा कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारी थर्मल वोल्टेज चेंज होती है. इसका फॉर्मूला क्या है? वी टी इक्वल टू के टी बाई क्यू. अभी हम जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, वो सब टर्मिनोलॉजी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे. ठीक है, अभी स्टार्टिंग लेक्चर्स में. तो थर्मल वोल्टेज हमें के की वैल्यू क्या होती है? के क्या होता है हमारा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. दिस वैल्यू इज 1.381 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर डिग्री केल्विन. And Coulomb, Q is a Coulomb charges. Its unit is Coulomb. Its unit is Coulomb. Then first, wait a minute. Its value is 1.6 into 10⁻⁻19 Coulomb. तो जनरली हम इस फॉर्मूले को एक शॉर्ट फॉर्म में डिनोट कर देते हैं, क्योंकि हम वैल्यू 1.381 एंड 10⁻⁻23 की अगर वैल्यू मैं पुट करूँगा डिवाइड बाई क्यू, तो हम जनरली फॉर्मूला आ जाता है हमारा टी अपॉन 11,600 वोल्ट्स. तो टी की वैल्यू लेकिन हम किस में पॉइंट में रखते हैं? केल्विन में. टी इन केल्विन. तो जनरली हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? वी टी इक्वल टू टी अपॉन 11,600. ठीक है. अब अगर हम टी की वैल्यू जीरो पर, टी जीरो केल्विन पर वी टी की वैल्यू निकालेंगे, थर्मल वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आएगी? 0 वोल्ट. एंड अगर रूम टेम्परेचर क्या मीन्स क्या होता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड. 27 डिग्री सेंटीग्रेड मीन सपोज अगर आपको केल्विन में किसी भी टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है, तो आप क्या लिखते हैं? केल्विन में टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से डिनोट करते हैं आप लोग? के इक्वल टू के इक्वल टू सी प्लस 27273. ठीक है. तो रूम टेम्परेचर क्या होता है हमारे पास? 27 डिग्री सेंटीग्रेड. तो रूम टेम्परेचर अगर केल्विन में बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? 300 केल्विन. तो 300 केल्विन जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, तो वीटी की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? 26 मिली वोल्ट. तो एट रूम टेम्परेचर थर्मल वोल्टेज वैल्यू इज 26 मिली वोल्ट. नेक्स्ट, ये लिखा है आपके पास, ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिनोट कर दिया था. इट्स वैल्यू इज केल्विन. टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273. नेक्स्ट यूनिट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बेसिकली यूनिट्स ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स energy required to the electron to move one plate to another plate when voltage applied potential difference between two plates is equal to 1 volt. जैसे हम एनर्जी इलेक्ट्रॉन एनर्जी का हम अगर सपोज फॉर्मूला अगर हम देखें, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्यू इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस वी. तो अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बेसिकली एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? ई इक्वल टू एनर्जी इज फर्स्ट नोटेशन.
Pencil. Energy is E into Q. Q is a आप Q क्या होगा आपके पास चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज V. ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम इसमें Q की वैल्यू क्या होती है आपके पास जनरली क्या अवेलेबल होता है Q की वैल्यू होती है आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19. 1.6 इंटू 10⁻19 Q की वैल्यू ये है आपके पास डिनोट and potential difference is 1 volt for electron volt. As we already discussed, 1 electron volt is defined as the energy gained by the electron in moving through a potential difference of 1 volt. यहाँ इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ है 1 वोल्ट. ठीक है, तो अब इसको मूव करने में इलेक्ट्रॉन को मूव करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो वैल्यू कैसे आएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1. तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम इंटू वोल्ट बोल सकते हैं इसको क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या थी गुलाम और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वोल्ट. ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हो गया गुलाम इंटू वोल्ट क्या होता है जूल. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. क्लियर है एनर्जी डिफरेंस में कैसे करते हैं हम. नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आपके पास एनर्जी गैप. व्हाट इज एनर्जी गैप. एनर्जी गैप इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू द इलेक्ट्रॉन टू मूव वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड. energy required to the electron to move valence band to the conduction band. ठीक है, अब अब क्या होता है ये मटेरियल के अकॉर्डिंग चेंज होता है. बेसिकली ये जो एनर्जी गैप है दिस इज अ एनर्जी गैप. तो एनर्जी गैप क्या होता है बेसिकली आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप को डिनोट करते हैं इस एनर्जी गैप. तो ये क्या है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है. टेम्परेचर डिपेंडेंट मीन्स जैसे जैसे हम सपोज किसी भी डिवाइस का या किसी भी मटेरियल का हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी गैप क्या होगा आपके पास डिक्रीज होगा विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन शो कर रही है क्या कोई शो कर रही है इजी टी. बेसिकली सपोज टी टेम्परेचर पे आप एनर्जी गैप की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं. Eg 0 केल्विन मीन्स 0 केल्विन पे आपको एनर्जी गैप की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है माइनस बीटा नॉट इंटू टी. बीटा नॉट इज अ मटेरियल कांस्टेंट. हर एक मटेरियल के अकॉर्डिंग ये आपके पास एक मटेरियल कांस्टेंट गिवन होगा. जैसे ये सपोज आपको वैल्यू कैलकुलेट Eg नॉट की वैल्यू सपोज गिवन है 2 और टी की वैल्यू बीटा नॉट की वैल्यू गिवन है सपोज आपके पास 0.5 एंड सपोज मैंने 1 केल्विन आपको इंक्रीज की 1 केल्विन पे टेम्परेचर मैं पूछ रहा हूँ तो बीटा नॉट इंटू 1 बीटा नॉट इंटू 1 बीटा नॉट की वैल्यू क्या थी 0.5 देन इट्स वैल्यू इज 0.5. तो वैल्यू क्या आ जाएगी एनर्जी गैप की आपके पास 1.5 1.5. ठीक है, तो इसी के इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा चेंज होगा एनर्जी गैप. नेक्स्ट अब सपोज हम एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं हर एक मेटल के अकॉर्डिंग हर एक मटेरियल के अकॉर्डिंग सॉरी. मटेरियल आपके पास कौन कौन से अवेलेबल है या तो मेटल होगा या सेमीकंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा. अगर सपोज आपसे कोई डेफिनेशन भी पूछता है मेटल की डेफिनेशन है सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन है इंसुलेटर की डेफिनेशन तो विद द हेल्प ऑफ आप एनर्जी गैप के थ्रू आप दे सकते हैं. जैसे मेटल के अकॉर्डिंग एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ फॉर मेटल मीन्स in case of metal energy gap is zero. In case of metal energy gap is zero as shown in this figure.
एनर्जी गैप इज जीरो। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई भी गैप नहीं है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा, वैलेंस बैंड क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा कंडक्शन बैंड से। तो सिमिलरली आपको एक नेक्स्ट फिगर में शो कर रहा है कि जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ओवरलैपिंग इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होगा, आपका ओवरलैपिंग करेंगे। इस ओवरलैपिंग की वजह से क्या होगा, आपके पास ये वर्क करना कम करेगा, इसकी कंडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। जैसे आपने नोटिस किया हो, कोई भी डायोड अगर या कोई आईसीज आपने अगर किसी लैब में आईसी यूज कर रहे हैं, आईसी को आपने यूज करते करते कई बार आप देखते हैं कि आईसी खराब हो गई। तो आईसी खराब होने के बाद आप सपोज उस आईसी पे हाथ रखते हैं तो आप देखते हैं वो हीट कर रही है। हीट मीन्स वो आप आईसी के अंदर क्या था, मेटलिक वायर थी। तो मेटल में बेसिकली जैसे हीट हुआ, तो हीट होने से आपको एक सिग्नल मिला है कि ये आईसी खराब हो गई। तो हीट होने से वही केस हुआ है कि आपके पास कंडक्शन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैपिंग हुआ, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी रिड्यूस हो गई। ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, मेटल विल एग्जिबिट टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अभी टेम्परेचर कोफिशिएंट हम पढ़ेंगे कि क्या होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में डिफरेंस क्लियर करेंगे। जैसे लेकिन अभी यहाँ देख सकते हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस 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 इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। क्लियर। तो अब अगर हम बात करते हैं एनर्जी गैप, सेकंड अगर हम पॉइंट पढ़ते हैं, एनर्जी गैप डायग्राम फॉर इंसुलेटर, एनर्जी गैप डायग्राम फॉर इंसुलेटर, एनर्जी गैप डायग्राम फॉर इंसुलेटर। तो एनर्जी गैप डायग्राम फॉर इंसुलेटर के इसमें हमने क्या देखा कि जो एनर्जी गैप है वो कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में आपको कुछ एनर्जी गैप दिख रहा है। ठीक है। और इस एनर्जी गैप की वैल्यू, जैसे अभी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, तो इस एनर्जी गैप की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर किसी भी मटेरियल के केस में आपकी एनर्जी गैप की वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर देन है, तो उसको बोल सकते हैं हम, ये मेटल क्या है, आपका इंसुलेटर। ठीक है। तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी गैप डायग्राम और विद द हेल्प ऑफ एनर्जी गैप, इफ एनी मटेरियल exhibit more than 5 electron volt energy gap, then it is a insulator। ठीक है। ये पॉइंट क्या लिखा है, ऑल इंसुलेटर आर बैड कंडक्टर। जैसे आपका पास वुड हो गया, ग्लास हो गया, पेपर हो गया, एयर, बैड कंडक्टर ऑफ करंट, दैट इज दे नॉट अलाउ एनी फ्लो ऑफ करंट थ्रू दैम। कोई भी आपके पास वुड है, आपके पास कोई ग्लास है, सिलिकॉन है, रेत है, प्लास्टिक है, सिरेमिक है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं आपके पास, इंसुलेटर्स होते हैं। अब जैसे अगर सपोज मैं बोलता हूँ हाईएस्ट इंसुलेटर कौन सा है, जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी गैप बैंड गैप रहेगा, एनर्जी गैप रहेगा, जिसमें हाईएस्ट एनर्जी गैप रहेगा वो सबसे क्या होगा, सबसे बेस्ट इंसुलेटर रहेगा। तो हम ये देखते हैं कि डायमंड इज द हाईएस्ट एनर्जी गैप इंसुलेटर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट डायग्राम है आपके पास, नेक्स्ट क्या बचा है आपका, एनर्जी गैप डायग्राम फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास एक्सिबिट करता है, आपके पास एनर्जी बैंड डायग्राम एग्जिस्ट करता है। एनर्जी बैंड डायग्राम में एनर्जी गैप क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा इस सन। ठीक है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में क्या होगा, कुछ एनर्जी गैप रहेगा, लेकिन उस एनर्जी गैप की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल। अगर ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या कहेंगे आप उसको, इंसुलेटर। अगर अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर उसकी वैल्यू है तो उसको हम कहेंगे एज एन इंसुलेटर, सॉरी सेमीकंडक्टर।
सेमीकंडक्टर का आपको अगर मैं वाइफर आप उनको वर्ड को थोड़ा वाइफरगेट किए, सेमी प्लस कंडक्टर, बेसिकली ये एज एन इंसुलेटर भी वर्क करेगा, एज एन कंडक्टर भी वर्क करेगा, इसलिए इसका नाम दिया गया है सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब वो कब वो वर्क करेगा वो हम देखते हैं। सेमीकंडक्टर एग्जिबिट प्रॉपर्टी कॉल्ड अ कोवलेंट बॉन्डिंग। यहाँ पर क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वैलेंस बैंड में। तो जब हम एट 0 डिग्री केल्विन है, जैसे ही हमारा कोई भी हमने टेम्परेचर रिड्यूस नहीं किया है, तो आपके पास सेमीकंडक्टर की जो बैंड गैप है वो या तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, या आपके पास क्या होगा, 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाइनली अगर, ठीक है, तो अगर 0 केल्विन पे क्या हो रहा है, ऑल सेमीकंडक्टर आर इंसुलेटर। तो जैसे ही अगर हम सपोज हमने टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया है, तो बैंड गैप आपके पास यही रहेगा, एज इट इज रहेगा। कोई भी बैंड गैप रिड्यूस नहीं हुआ। बैंड गैप रिड्यूस का मतलब होता है कि जैसे जैसे हम बैंड गैप रिड्यूस करेंगे, वैसे वैसे हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तभी आपके पास कंडक्टिविटी शो होगी। ठीक है, तो आप ये नोटिस कर रहे हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग ब्रेक होगी, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काम मूव करेंगे कंडक्शन बैंड के थ्रू। तो ये लिखा हुआ है, एज टेम्परेचर इंक्रीजिंग कोवलेंट बॉन्ड विल बी ब्रोकन एंड अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर क्रिएटेड। यहाँ पर क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट होंगे। जनरली हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से डिनोट करते हैं, और होल्स को हम एक सर्कल से डिनोट करते हैं, स्मॉल सर्कल से। ठीक है, large number of electron and holes are created and there will be a conductivity in the semiconductor। तो क्या होगा, जैसे क्रिएट हो गए तो यहाँ पर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कहाँ मूव करेंगे, कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे तो यहाँ पर कंडक्टिविटी शो होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मूव करना मीन्स फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो कंडक्टिविटी होगी। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है आपके पास, सेमी कंडक्टर आर द एलिमेंट हुज कंडक्टिविटी। तो क्लियर कर लेते हैं। Semiconductor are the element whose conductivity lies in between the conductivity of an insulator and the conductivity of the conductor, or we can say that a metal। कहाँ लाई करेगी आपके पास, या तो मेटल में, मेटल और इंसुलेटर के बीच में कंडक्टिविटी लाई करेगी, क्योंकि ऑलवेज कंडक्टिंग इन नेचर में नहीं है और ऑलवेज इंसुलेटर की तरह वर्क भी नहीं कर रहा है। आपके पास एग्जांपल के तौर पे आपने जर्मेनियम और सिलिकॉन को एज एन सेमीकंडक्टर देखा होगा। नेक्स्ट हम एक डिस्कस करते हैं करंट। करंट क्या होता है, बेसिकली सारी टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होंगी, करंट। ठीक है, अ, ठीक है, करंट, करंट का हम डिस्कशन करते हैं। करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, बेसिकली आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। I equal to dq by dt। इन सेमीकंडक्टर करंट इज कैरिड बाय बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि कोवलेंट बॉन्ड जैसे हमारे पास ब्रेक होंगे वैलेंस बैंड में, तो हमारे पास दो कैरियर्स अवेलेबल होंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स।
तो मेटल के केस में तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे एंड होल्स भी कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए हम बोलते हैं इन सेमीकंडक्टर करंट इज कैरिड बाय बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप करंट को हमें थ्री पार्ट्स में हम जनरली डिवाइड करते हैं, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट एंड लीकेज करंट। ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट एंड लीकेज करंट। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है? इट इज द फ्लो ऑफ करंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सपोज कोई भी करंट अगर फ्लो कर रही है, सपोज कोई भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद कोई अगर करंट फ्लो कर रही है तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई भी करंट अगर फ्लो कर रही है तो उसे क्या बोलेंगे हम? ड्रिफ्ट करंट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट क्या होती है? डिफ्यूजन करंट ऐसे होते हैं, करंट फ्लो ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मींस जैसे सपोज आपके पास कोई भी, आप एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक जगह आपके पास हाई कंसंट्रेशन है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। एक साइड आपके पास कम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली आपके पास एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हुआ। यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ आपके पास? कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो कंसंट्रे यहाँ पर आपके पास सपोज ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर आपके पास कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्लियर हुआ। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ करंट। ठीक है। तो हमने इसलिए इस करंट को बोलेंगे हम डिफ्यूजन करंट। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट में हम ऑलवेज कंफ्यूज होते हैं। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, किसी भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कर रहा है करंट इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए तो फ्लो बोलता है, तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। और डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। थर्ड वन इज अ लीकेज करंट। जो भी हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होती है उसको बोलते हैं हम लीकेज करंट। ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे जब हम पी एन डायोड और पढ़ेंगे अच्छे से। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है, अब लीकेज करंट को हम और भी नाम बोल सकते हैं। लीकेज करंट जैसे लीकेज करंट, माइनॉरिटी कैरियर करंट, थर्मल जनरेशन करंट और रिवर्स सेचुरेशन करंट, ये भी हम लीकेज करंट को बोल सकते हैं, जनरली बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आता है हमारे पास मोबिलिटी। क्लियर है सबको? मोबिलिटी। मोबिलिटी, मोबिलिटी, mobility indicates how fast the charge will be moving from one place to other। बेसिकली जैसे सपोज हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, हम जनरली हम सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस क्यों यूज करते हैं, हमने जैसे आपने ट्रांजिस्टर भी पढ़ा होगा, एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो हम जनरली बोलते हैं हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को क्यों प्रेफर करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर के अगेंस्ट। तो हम इसलिए प्रेफर करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर को, इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या होता है कि जो मोबिलिटी है, जो उनको तेजी से मूव करने की कैपेबिलिटी है, वो मोबिलिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होती है। ठीक है। जैसे मोबिलिटी की डेफिनेशन क्या? मोबिलिटी इंडिकेट्स हाउ फास्ट द चार्ज विल बी मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है। मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन फील्ड इंटेंसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों वर्ड किया? क्योंकि आप किसी भी कोई भी आप फील्ड अगर उस पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उस फील्ड के वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। उसी उसको करंट को क्या बोलेंगे हम? ड्रिफ्ट करंट। ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने एक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई की तो वहां पर इलेक्ट्रॉन मूव किया, तो फाइनली उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और फील्ड इंटेंसिटी को हम अगर डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है, उसका मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स।
अगर सपोज हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑलवेज, ये लिखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नॉर्मल वेलोसिटी। ठीक है, सपोज कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, अगर हमने उसको एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अप्लाई किया या कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई किया, तो ऑब्वियस है कि वो थोड़ा स्पीड में मूव करेगा। तो इसलिए हम लिखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ नॉर्मल वेलोसिटी। नेक्स्ट इज अ, जैसे हम देखेंगे कि जर्मेनियम, हमने दो टाइप के सेमीकंडक्टर देखे, तो एक हो गया जर्मेनियम और हो गया सिलिकॉन। अब दोनों के चार्ज कैरियर, जैसे हमें अभी लास्ट अभी पढ़ा है कि हमने कि सेमीकंडक्टर के केस में हमें क्या होगा, जो हमारी करंट फ्लो होगी वो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होगी और आपकी होल्स की वजह से भी होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल होंगे और होल्स भी अवेलेबल होंगे। तो अगर मैं जर्मेनियम इसके केस में बात करता हूँ, जर्मेनियम के केस में, तो मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ जर्मेनियम, मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ जर्मेनियम, तो क्या वैल्यू है इसकी, 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। आपको यूनिट यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने क्या लिखा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी को जनरली हम ई से डिनोट करते हैं, उसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर या वोल्ट पर सेंटीमीटर, और वेलोसिटी की यूनिट आपको क्लियर है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फाइनली आप अगर यूनिट कैलकुलेट करेंगे मोबिलिटी, तो क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस पर वोल्टेज सेकेंड। क्लियर है। तो यहाँ पर आपने नोटिस करें कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी आपके 3800 है इन केस ऑफ जर्मेनियम, एंड होल्स मोबिलिटी इन केस ऑफ जर्मेनियम इज 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्टेज सेकेंड। सिमिलरली अगर मैं सिलिकॉन की बात करता हूँ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या है, 1300, एंड होल्स की मोबिलिटी क्या है, 500। क्लियर। अब नेक्स्ट हम गए इलेक्ट्रॉन, ये मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द होल मोबिलिटी एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स फास्ट, electron contribute more current than a hole. That's why we use a NPN transistor, not a PNP transistor. Sorry, that's why we prefer NPN transistor. नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या डिनोट करता है, आपके पास दो टाइप के आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मीन्स एनी क्वांटिटी इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर। डेफिनेशन लिखी हुई है, एनी पैरामीटर इंक्रीजिंग विद द टेम्परेचर इज कॉल्ड अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जैसे रेजिस्टेंस, कभी जैसे हम सपोज रेजिस्टेंस के केस में, अगर सपोज हम क्या करते हैं, कोई भी हम टेम्परेचर, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मीन्स एनी पैरामीटर डिक्रीजिंग विद द टेम्परेचर इज कॉल्ड अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे हमने अभी मेटल के केस में देखा, मेटल के केस में देखा तो हमने क्या देखा था कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप की वजह से क्या हो रहा था कि कंडक्टिविटी वहाँ पर लूज हो रही थी, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही थी। तो इसलिए हमने लिखा है इसका एग्जाम्पल कंडक्टिविटी इन मेटल। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का एक एग्जाम्पल लिखा है कंडक्टिविटी इन मेटल। नेक्स्ट है आपके पास रजिस्टिविटी, ये लास्ट टॉपिक ही है बस। रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी इज अ बेसिकली, मेटल के केस में क्या होगा, मेटल के केस में हमने रेजिस्टिविटी कैसे, रेजिस्टिविटी क्या होती है बेसिकली, अपोज, रेजिस्टेंस क्या होता है, टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टिविटी इज द आर इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, दिस इज अ रेजिस्टेंस। ये आपको नोट हो रहा होगा यहाँ पर, साइड में लिखा है यहाँ पर, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। आर इज अ रेजिस्टेंस एंड रो इज द रेजिस्टिविटी, एल इज द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस, एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है। अब मेटल के केस में अगर हम देखते हैं तो जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। अब अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फाइनली हमारे पास रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अब ये भी क्लियर लिख सकते हैं कि
मेटल के केस में पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट शो करता है आपके पास रजिस्टिविटी। तो इन सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होता है, वैलेंस बैंड में कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्रिएट होंगे, जो कि आपकी कंडक्टिविटी हाई करेंगे। कंडक्टिविटी हाई मतलब फ्लो ऑफ करंट हाई होगा, फ्लो ऑफ करंट हाई का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, डिक्रीज रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर क्या है, रेजिस्टिविटी आपकी डिक्रीज हो रही है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो फाइनली हम इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट इज conductivity. Conductivity is a reciprocal of the resistivity. Conductivity is a reciprocal of the resistivity. It is a reciprocal of resistivity means, जैसे सिमिलरली अभी अगर हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी डिनोट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, कर आपको कंडक्टिविटी का क्लियर है कि कंडक्टिविटी का जो यूनिट होती है वो होती है आपकी कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/रो सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। कंडक्टिविटी का हम जनरली फॉर्मूला बोलते हैं कैरियर कंसंट्रेशन। कितनी कैरियर कंसंट्रेशन है, मतलब कितने फ्री चार्ज कैरियर्स हैं उसमें, इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे होल्स हो। तो और चार्ज, उसका चार्ज क्या है, एंड मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स। तो ये डिनोट, तो ये फॉर्मूला क्या डिनोट करता है, आपका कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। यार अगर मैं मेटल के केस में देखूंगा, मेटल के केस में, ठीक है, मेटल के केस में अगर मैंने देखा है